हल्द्वानी डिग्री कॉलेज की जो फीस काउंटर की खिड़की है, तो कम से कम कुमाऊं का आंदोलन तो उस फीस काउंटर से शुरू हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अधिकांश नौकरशाही ने इस राज्य को 25 साल में अपने से कनेक्ट नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए। नीतियां अभी भी, अधिकांश नीतियां अभी भी उत्तर प्रदेश के नियमों पर चलती हैं। आश्चर्यचकित रूप से मैं बोलता हूं कि उत्तराखंड राज्य जो एक हिमालयी राज्य है, उसकी राजधानी तक तुम 25 साल में सुदूर पहाड़ों में नहीं दे पाए। यही अपने आप में साफ दर्शाता है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा उपजी हुई लाइट तो ले सकता है, लेकिन हमारे दर्द को नहीं समझता जो पहाड़ों में है। बीमार डोलियों में आते हैं, वहाँ सिर्फ दुल्हनें डोलियों में नहीं आती, बीमार भी डोलियों में। अभी वो स्थिति है। क्या नाम है, आपने ऋषिकेश बनाना है, खूब बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पहाड़ में क्यों नहीं आपने बनाया। नमस्कार, मैं संजीव पंत, जोखिम न्यूज़ नेटवर्क से। जोखिम न्यूज़ नेटवर्क के 20 साल पूरे होने के अवसर पर हमारे इस विशेष शो पहाड़नामा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हमारे अभिन्न मित्र और कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े पूर्व छात्र नेता, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे हमारे छोटे भाई ललित जोशी जी। ललित जोशी उस समय के छात्र नेता हैं जिस समय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बहुत कम बच्चे पढ़ा करते थे और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के आए थे, तो इनकी एक अलग चकाचौंध उस समय छात्र राजनीति हुआ करती थी। बड़े अच्छे वक्ता हैं। बाकी आप इनकी कहानी और इनकी जुबानी सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ललित जी, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन छात्र जीवन से शुरू करेंगे। मेरे तो खैर, आप धन्यवाद, आपने मुझे जो है इस लायक समझा कि अपनी आपकी जो 20वीं जो एनिवर्सरी है जोखिम की, उसमें आपने मुझे विशेष आमंत्रित, मुझे कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मित्र भी हैं हमारे, कॉलेज से जुड़े रहे, जैसे कि जानते ही हैं। मेरा जीवन जो है वो पहले छात्र संघ के सचिव, उसके बाद छात्र संघ का अध्यक्ष, फिर महासंघ, फिर कांग्रेस की NSUI की राजनीति, फिर यूथ कांग्रेस की राजनीति, फिर सब पदों में रहा। PCC भी रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी रहा और सरकार में भी भूमिका रही थोड़ी बहुत। जो भी था, माननीय तिवारी जी के साथ जैसे इतने श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ काम करने का मौका भी मिला। और फिर एक मौका आया चुनाव का, तो वो चुनाव भी मैं लड़ चुका हूँ मेयर का। जैसा कि आप जानते ही, बहुत कम मार्जिन से उस चुनाव को किन परिस्थितियों में हुआ है वो लंबी बहस है। बट जैसा भी रहा, यही हमारा चुनावी सफ़र है और कई आंदोलनों के गवाह रहे हैं। सबसे बड़ा आंदोलन तो अपनी लाइफ का जो मानता हूँ जमरानी बाद आंदोलन, जिसको हमने 2005 से उठाया और आज वो बन रहा है। आज मतलब शुरुआत हो रही है उसकी। अच्छा लगता है कि उस आंदोलन की शुरुआत हम ही लोगों ने की थी और वो आज ऐसी परिस्थिति में है कि वो बन रहा है। तो यही छोटा सा अपना परिचय है। बाकी आप जो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उसका अनुसार हम आपको जवाब देंगे। तो ललित भाई, शुरू करते हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर से। जिस वक्त उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था और उससे पूर्व आरक्षण का आंदोलन हुआ था, तो आप MBPG महाविद्यालय में छात्र राजनीति में थे, सक्रिय थे और शायद चुनाव की तैयारी में थे। आप चुनाव बिल्कुल जीते नहीं थे। ये सही बात है। तो उसी दौर को मैं पुराना लेके आता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि आप राज्य आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, छात्रों के बीच में आपने सक्रिय भूमिका निभाई है और ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जन जन की भागीदारी थी। कुछ लोग चिन्हीकृत राज्य आंदोलनकारी हो पाए, कुछ चिन्हीकृत नहीं हो पाए। इसके पीछे कई वजह हैं, ये एक लंबी बहस का मुद्दा है। लेकिन उस राज्य आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो 2000 में राज्य बना, जिसके पहले सरकार में आपने बताया कि आप एक भूमिका में थे पंडित नारायण तिवारी जी के साथ, और आज 25 वर्ष बाद जब पूरा प्रदेश जो है उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्षगांठ मना रहा है, तो आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए,
मैंने उस समय की आपने बात याद दिला दी, तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा हाँ कर दूंगा। ये बात सही है कि उस समय जो है 22% आरक्षण की कुछ ऐसी विसंगतियाँ थीं जिस पे जो हमारे यहाँ का जो व्यक्ति जो उस आरक्षण से लाभान्वित हो रहा वो नहीं होता जी। और जो विशेष तौर पर यूपी के ऐसे कुछ कोनों से आए हुए लोग थे जिनको आरक्षण का भरपूर लाभ मिल रहा था, मतलब हमारे यहाँ की हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा था। शुरुआत हुई इस समय छात्र नेता था, तो हल्द्वानी डिग्री कॉलेज की, मैं आज भी बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि हल्द्वानी डिग्री कॉलेज की जो फीस काउंटर की खिड़की है, तो कम से कम कुमाऊँ का आंदोलन तो उस फीस काउंटर से शुरू हुआ। तो वो होते एक फिर दुखद हादसे होते चले गए, तो वो आंदोलन जो है, वो आरक्षण का आंदोलन धीरे धीरे जो है उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका उस समय हल्द्वानी महाविद्यालय के छात्र नेताओं की थी। मैं तो था ही था, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी उस समय, चाहे हमारे एक लंबी जमात है, लंबी, और आपको तो आप सभी को जानते हो। तो वो आंदोलन शुरू हुआ, जो पहले थोड़ा अगंभीर था, लेकिन बाद में उसकी महत्वता समझ में आई हमको। उस समय यंग थे, आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कूदे, तो तमाम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सरकार क्या होती है, क्या कर सकती है सरकार, वो भी देखा। तो बहुत कुछ देख करके जब उस आंदोलन को हमने, उसकी मूल भावना पर गए हम कि भाई आखिर वो हमको ये क्यों चाहिए राज्य, तो वो जो मूल भावना थी जिसकी वजह से इस राज्य का उदय हुआ था, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी भौगोलिक परिस्थिति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा खान पान वो बिल्कुल ही भिन्न था उत्तर प्रदेश जो से। और ये भिन्न कोई आज का नहीं है, ये तो हजारों साल से हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में उत्तराखंड, हिमाचल खंड, तो ये सब का, हिमाचल, उत्तरांचल, ये सब का जिक्र है। तो अलग टाइप का हमारी जो देवभूमि का जो महत्व था वो अलग टाइप का था। तो हमारा अलग होना अपने आप में एक, मतलब हमको अपना नेतृत्व मिले, अपनी सरकार मिले, ये भाव हमारे अंदर था, और हम डेवलपमेंट अपने अनुसार कर पाएँ, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति अलग थी। उत्तर प्रदेश मैदानी है, ये पहाड़ी सीमांचल है, सबसे बड़ी बात यह है, और हमारे जल, जंगल, ज़मीन, जिनको हम नेचुरली, हम लोग जो है बाय बर्थ, बाय ब्लड एंड बाय चॉइस, हम लोग आज भी पर्यावरण के प्रति अति सजग हैं। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे मंत्रों में, हमारे सारे रिचुअल्स में बहुत बड़ी महत्वता है उत्तराखंड की। बना लेकिन जिस वजह से था, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस वजह से बना था वो तो कहीं से कहीं तक, वो लाइन कहीं तक नहीं दिखती। ये कहो कि सब इस लाइन पर सब हमारा ये राज्य चलेगा, तो लाइन कहीं नहीं दिखती, और इस बात का मुझे बिल्कुल अफसोस है। किस प्रारंभ में आप कहना चाह रहे हैं कि लाइन नहीं दिखती? एक आध दो उदाहरण। मैं लाइन की बात बताता हूँ पंजी ना, मुझे आप, मतलब मैं आपको, चलो आप छोड़िए मुझे, मैं किसी पार्टी विशेष का हूँ, छोड़िए, मुझे कोई एक बात बता दे कि जब से ये उत्तराखंड राज्य बना जी, तब से लेकर आज तक जी, हमारे संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक हों, चाहे हम अपने भौगोलिक स्थिति पे, अपने धार्मिक पर्यटन, अपने उससे हमारे जो उपज, हमारे लोगों को उससे जो जोड़ना हो, यानी कि हमारा धार्मिक पर्यटन है, यानी हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारी खूबसूरती, हमारे बर्फ़, हमारे पहाड़, हमारे, मतलब ये सब जो बाहर से जो लोग आते हैं उन सबको पसंद था। उसी के अनुसार हमारी नीतियाँ बननी चाहिए थी कि जिससे हम, और यही मूल भावना थी कि जिससे हम रोजगार अपने लोगों को दे सकें, जोड़ सकें, यही तो मूल भावना थी। बिल्कुल भाई, हम अपने आप में मिक्स नहीं हो पाते थे। अब हमारा राज्य बन गया तो हमारी नीतियाँ इस तरह से होनी चाहिए थी कि हमारे जो जल, जंगल, जमीन है उसके साथ जुड़ करके हमारा व्यवसाय, हमारी आर्थिक उन्नति उसके साथ होनी चाहिए थी। जो अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, नौकरशाही ने, सब नौकरशाह नहीं, कई बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, जैसे, और मैं आऊँगा उस बात पर भी, लेकिन मैं किसी विशिष्ट के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अधिकांश नौकरशाही ने इस राज्य को 25 साल में
अपने से कनेक्ट नहीं कर पाए, जोड़ नहीं पाए। नीतियां अभी भी, अधिकांश नीतियां अभी भी उत्तर प्रदेश के नियमों पर चलती हैं। तो जो मूल भावना थी उसके साथ जुड़ाव नहीं हो पाया। लास्ट में समअप करके मैं एक बात को बोलता हूँ, आश्चर्यचकित रूप से मैं बोलता हूँ कि उत्तराखंड राज्य जो एक हिमालयी राज्य है, उसकी राजधानी तक तुम 25 साल में सुदूर पहाड़ों में नहीं दे पाए। यही अपने आप में साफ दर्शाता है। कहने का मतलब है 25 साल में इस राज्य की अभी तक कोई नीति आप बता दो मुझे है तो तय कि ये राज्य पर्यटन पे चलेगा, ये राज्य हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है उससे हमारी आय बढ़ेगी, ये राज्य हमारे जो है जो धार्मिक पर्यटन है उस पर चलेगा, ये राज्य हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसकी जो खूबसूरती है उसके लिए कोई नीति बनती। तो मुझे अफसोस है कि 25 साल में आज तक हम कोई अपनी नीति तक नहीं बना पाए। 25 साल में नीति तक नहीं बनी है। तो इस बात का मुझे बहुत आश्चर्य और दुखद भी है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे नेतागण विशेष तौर पर, वो बहुत ज़्यादा जंजाल में फंस गए नौकरशाही के। हम 19 से 71 विधायक जरूर हो गए, 70 विधायक जरूर हो गए, लेकिन हमारी जो नीतियां थी अभी भी कमोबेश वो जो हमारी उन नीतियों में अभी भी जो है हमारे को उत्तर प्रदेश की छाप दिखती, जबकि वो अलग हैं। तो हमारा है ना, हमारी भौगोलिक परिस्थिति अलग है। हम देश के सबसे विकट और दुरूह जगहों पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा उपजी हुई लाइट तो ले सकता है, लेकिन हमारे दर्द को नहीं समझता जो पहाड़ों में है। आज भी अगर आप भी तो उसी पहाड़ से, तो मैं भी उस पहाड़ से हूँ। बिल्कुल। आज मैं हल्द्वानी जैसे प्लेन इलाके में आ गया तो क्या मैं भूल गया कि हमारे पहाड़ में अभी भी क्या है? कुछ नहीं है। अभी भी डोलियों में आती हैं भाई साहब, बहुत बीमार डोलियों में आते हैं। वहाँ से दुल्हनें डोलियों में नहीं आती, बीमार भी डोलियों में। अभी भी वो स्थिति है। तो कहने का मतलब है हम अपनी नीतियाँ नहीं तय कर पाए। आपने जैसा अभी कहा कि आय के साधन के लिए हम पर्यटन प्रदेश हैं, या हमें आपके कहने का लव जो था कि राजस्व पर्यटन से लेना है, आयुष प्रदेश Yes. से लेना है, या कैसे लेना है। Yes. लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं इन 25 सालों में, इस प्रदेश का राजस्व शराब बिक्री से आ रहा है, खनन से आ रहा है, या फिर जमीन की बिक्री से आ रहा है। तो शराब से शुरू करते हैं। शराब में आपको याद होगा, मेरे ख्याल से आप उस समय छात्र राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन हम लोग थे। तो हमने सबसे पहले निर्मल पंडित को खोया था छात्र राजनीति के दौरान। आपको रोक रहा हूँ मैं। हाँ, निर्मल पंडित के टाइम पे मैं छात्र संघ अध्यक्ष था। आप अध्यक्ष थे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निर्मल पंडित की दुखद मृत्यु जब वहाँ हुई थी जी। तो मैं यहाँ पर हल्द्वानी बंदी के दौरान जेल, मुझे मतलब लाठीचार्ज मेरे ऊपर हुआ था। ये हल्द्वानी SBI में, उन कैमरा भूला प्रसाद भूल गया, और मैं जेल में गया। अच्छा। मेरे साथ 50-60 उस समय के छात्र नेता जेल में गए, क्योंकि मैं उस समय छात्र संघ अध्यक्ष था। मुझे छोड़ा ही नहीं गया, एक नियम की तरह मुझे अंदर ही रखा गया। हाँ। ये आपको शायद भूल गया। नहीं, मैं उस समय कॉलेज से पास आउट होकर इंटर की ओर आ गया था। हाँ, तो ये मेरी भूमिका मैं थी। उसी क्रम को जोड़ता हूँ कि देखिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन, जैसे आपने कहा, शराब के उस आंदोलन में आपके साथ 50-60 लोग थे। उससे बहुत थे, पूर्व लेकिन में हम भी जेल जो गए। हाँ, उससे पूर्व में भी कई आंदोलन ऐसे उत्तराखंड में हुए, और उत्तराखंड के छात्र नेताओं की, विशेषकर हल्द्वानी के छात्र नेताओं की बड़ी भूमिका रही। बहुत बड़ी। उत्तराखंड राज्य आज भी आंदोलन, नेतृत्व तो करता है पहाड़ का हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में उत्तराखंड के छात्र नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन इस पूरी भूमिका के बावजूद आप ये इस बात को जरूर मानेंगे भी और स्वीकार भी करेंगे कि उत्तराखंड राज्य निर्माण करना होने के बाद हमारा जो थिंक टैंक था, जिसे हम छात्र नेता कह रहे हैं, जो एक सोच रखते थे उत्तराखंड राज्य, वो उस राज्य निर्माण के उपरांत कुछ भी नहीं कर पाए। उनके पंगु रहने का क्या कारण रहा? देखिए, कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे बहुत कारण हो सकते हैं। और मैं अगर इसको सामूहिक रूप से, अगर मैं एक शब्द में जवाब इसका नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि कम शब्दों में। देखिए, ऐसा है, नहीं, आप आराम से दीजिए, समय की कोई बाध्यता नहीं है। कल मैं अपने एक मित्र के साथ था जी। एक शादी समारोह में। वहाँ पर मुझे हमारे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं करण मेहरा जी मिले थे। मैं तो ऑलरेडी नाम ले रहा हूँ। तो ये सेम यही जिक्र छिड़ा। तो मैंने भाई साहब से बोला, मैंने अध्यक्ष जी, क्योंकि पूर्व हो गए, मैंने कहा अध्यक्ष जी, एक हमारी बहुत बड़ी गलती रही कि हम उत्तराखंड आंदोलन के बाद, हम यानी मैं या फिर मेरे जैसे बहुत और छात्र नेता जो पूरे कुमाऊं के अंदर विभिन्न विभिन्न जगहों में अपना एक नाम रखते थे, बिल्कुल, हम लोग जिनको अपनी जगह की बड़ी भौगोलिक समझ थी, राजनीति की समझ थी, वहाँ पर हम पीछे हो गए उन
नेताओं से जो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि अब ये प्रदेश बने और अब मैं अपना दावा ठोकूं, और उन्होंने बजाय हम उनके आगे रखते उन्होंने हमको अपने पीछे चला लिया। ये बात आपको बता रहा हूं। कहने का मतलब है कि हमारी जो ऊर्जा का इस्तेमाल है, मैं उसमें स्वयं अपने आप को मानता हूं, हमारी जो ऊर्जा का इस्तेमाल है, हमारी जो नीति थी जिसको हम समझते थे कि साहब ये मेरे मन के अंदर है, मैं तो ये करके रहूँगा, उस नीति को हमने, मैं इसमें किसी कोई दोषी नहीं है, उस समय हम भी थे भाई, हमारे भी इतनी समझ, ये तो मैंने भी कहा था, लेकिन इसकी वजह क्या पीछे चले गए। अब इसकी वजह बहुत हो सकती है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो वजह कुछ भी हो, बट यहां पर ये सारे नेता सफल हो गए। हमने उनको बड़ा माना और उनके पीछे चलते गए। जब तक पीछे चलते गए तब तक हमारी उम्र के 10-15 साल और घट गए, ठीक है, और हम उनके पिछलग्गू बन गए। अपने आप का नेतृत्व की जो क्षमता हमारे अंदर थी वो हमने सब उनको ऊर्जा दान कर दी। तो आज के दिन में वो तो बन गए खिलाड़ी, और हम कई अपनी अपनी पार्टियों में टिकट के लिए हाथ फैलाते रहे। मैं सच्चाई बता रहा हूं, दिस इज द ट्रूथ, कि हम लोग टिकटों के लिए हाथ फैलाते गए। वो लोग जो इस राज्य को बनाने में जिनका योगदान था, हम उनके पंगु बन करके रह गए जो कुछ नहीं थे। तो ये एक बहुत बड़ी चूक थी, बहुत भूल थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत छात्र नेता आज भी विधायक बने, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो थी वो नेतृत्व उस समय के उस किसी आंदोलनकारी को करना था, रियल आंदोलनकारी को करना था। असल में उसका हुआ क्या ना, देखिए फैसले सारी पार्टीज के दिल्ली से बन करके आते हैं। नहीं, पार्टी दिल्ली के अलावा भी तो है। अब देखिए, इस पे तो मैं नहीं कह सकता। मैं अभी तो एक पार्टी विशेष का एक पदाधिकारी हूँ, उस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो उसके प्रति लॉयल हूँ। नहीं, मैं लेकिन आपने क्योंकि प्रश्न पूछा तो आज नहीं कह रहा हूँ, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। जब आप कांग्रेसी नहीं थे। नहीं, मैं कांग्रेसी तो था, तिवारी साहब से हम बहुत जुड़े थे, अटैच थे, लेकिन उस समय NSUI का मैं पदाधिकारी भी हुआ करता था। लेकिन क्योंकि ये अविभाजित उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन जब विभाजन हुआ तो उसके बाद शायद कहते हैं उम्र और अक्ल की भेंट नहीं होती, तो शायद ये हुआ नहीं। अदरवाइज मुझे खुद इस बात का बड़ा अफसोस है कि जिनको नेतृत्व करना था वो जो है नेतृत्व नहीं दे पाए और उनके पीछे चल दिए, जिनको इस राज्य से ज्यादा अपनी जेबें भरने में बहुत बड़ा होता। मैं बड़ा फ्लाफ गोई से बोल रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ भाई साहब, मैं भी शामिल हूँ। अपनी ऊर्जा का हमको एहसास ही नहीं हुआ। हम दर ऐसे ठोकरे खाते रहे कि साहब कोई हमको अपनी पार्टी से कोई टिकट तो दे दे। और मतलब सच है, जो छुपाना चाहते छुपाना, ललित जोशी नहीं छुपाता। मैं साफ बोल रहा हूँ, ये हुआ है और इसने शायद नेतृत्व विहीन कर दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ और मैं हर जगह बोलता हूँ, आज आपके तो कैमरे में भी बोल रहा हूँ। मेरा एक मन था, देखिए जिस मन को लेकर के ये राज्य का उद्गम हुआ था, और इसमें कोई मिसमैच नहीं। इस राज्य को बनाने में पहाड़ के मूल निवासियों का भी योगदान है, तो हमारे प्लेन्स में रहने वाले हमारे चाहे सिख भाई हों, चाहे इस पर भी चर्चा है ना, चाहे पंजाबी भाई हों, चाहे बंगाली भाई हो सकता है कमतर ज़्यादा हो, ये नहीं मैंने कह रहा, लेकिन सबका योगदान है इस राज्य को बनाने में। तो मैं एक बात कहता हूँ मूल भाव, मैं कहता हूँ भाई हमारे यहाँ का जो पैसा दिल्ली से करोड़ों रुपया जो एड के रूप में चल करके आता है, वो बाहर वालों की जेबों में पहुँच जाता है। हमारे यहाँ के बच्चे बेरोजगार रहते हैं, ठेका हो तो बाहर वाले आकर करके हैं ठेकेदारी कर रहे हैं। अरे करो, ठीक है, हम कोई आपके प्रति कोई आक्रामक रूप नहीं अपनाते, लेकिन आप ये भी तो, आपको हमारी सरकारों को भी तो ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ रोजगार देंगे। फैक्ट्रियाँ थोड़ी हैं, प्लेन्स की तरह फैक्ट्रियाँ थोड़ी पहाड़ चढ़ पाई 25 साल में। लिहाजा वहीं के जो छोटे छोटे रोजगार होते हैं, छोटे मोटे को छोड़ दें आप, 90% जो बड़े ठेके सारे बाहर वालों को है। अब मैं बहुत विरोधी हूँ इस चीज़ का। मेरे पास जिस दिन कलम की ताकत आएगी तो मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं है। जब मैं देखता हूँ हमारे ट्रैक्टर तक जो है बलिया बहराइच और वहाँ से आ रहा है साहब, हल्द्वानी में ट्रैक्टर रेता बजरी सारने का ट्रैक्टर वहाँ से आ रहा है साहब। यही कहीं ना कहीं ये कमी है बॉस, कहीं ना कहीं ये कमी है। हमारे जो आप सिख भाई हैं, हर किसी के पास अपना एक ट्रैक्टर है, वो उसका ट्रैक्टर क्यों नहीं लग सकते? छोटे से मतलब धारणा, मतलब ये मैं बहुत छोटे में चला गया, लेकिन बट मैं कह रहा हूं, मेरा मूल ये है कि एक ट्रैक्टर वाला भी अगर, एक डंपर वाला भी अगर उसके पास हमारे ही राज्य के लिए आया हुआ पैसा उसकी अगर जेब में नहीं जाता,
तो फिर हमको सोचना पड़ेगा कि फिर हमने राज्य को जो बनाया था उसकी मूल अवधारणा क्या है। 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ का काम बाहर वाले लोग कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ आपको आपकी जानकारी में है या नहीं है, मैं भी बताता हूँ कि जो 10,000 करोड़ में 8,000 करोड़ का काम बाहर के लोग कर रहे हैं, और अधिकांशता बड़े कॉन्टेक्ट में जब पेटी कॉन्टेक्ट दिया जाता है तो स्टेट के ही लोगों ने किया है काम। और उसमें एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें काम पूरा होने के बाद उन बेचारों को पेमेंट तक नहीं मिला। अरे बिल्कुल, घर के जेवर बेचे हैं लोगों ने। बल्कि एक हल्द्वानी, बहुत अच्छी बात बोली, आपकी सरकार थी, हल्द्वानी के एक ठेकेदार ने किसी की सरकार हो बॉस, उसमें सुसाइड भी किया था, शायद आपको ध्यान। अरे साहब, देखिए मैं एक चीज़ का बहुत बड़ा विरोधी हूँ, मैं एक चीज़ का बहुत ही बड़ा विरोधी हूँ कि अच्छा देखिए, मैं इस देश का नागरिक हूँ, पहले मेरे लिए मेरा देश है बिल्कुल, लेकिन विभिन्न स्रोतों को विभिन्न जगहों में अगर हम हमने भारत के राज्य को, गणराज्य को अलग अलग स्टेट्स में जो बटे हैं कि उनको उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस स्टेट से उनकी पूरी हो, इसीलिए राज्य बनते हैं। भाई राज्य कोई कटोरी का टुकड़ा तो है नहीं, राज्य हमारे हिंदुस्तान के लोगों से बना है, राज्य के लोगों से बना है, और राज्य के लोग को जॉब चाहिए, बिल्कुल, काम चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए, बिल्कुल। तो वो कैसे मिलेगी? वो खाली राज्य बनने भर से नहीं मिलेगी, उसका पूरा योगदान होना चाहिए, उसकी पूरा स्टेक होना चाहिए। उत्तराखंड राज्य में किसी भी चीज में उसका पूरा स्टेक होना चाहिए। तो वो स्टेक की नीति बनाने का काम हमारी सरकारों का था, नहीं कर पाई सरकार, और बिल्कुल फेल हुए। और उनके पीछे सबसे बड़ी बात यह है, सरकारों से ज्यादा बड़ी बात मैं कहता हूं नौकरशाह, बहुत बड़े जिम्मेदार नौकरशाह। उन्होंने जो है पता नहीं कैसे माइंड डाइवर्ट कर देते हैं वो लोग हमारे नेताओं का। हमारे नेताओं को बस यही हो गया। मैं तो देखिए अतिशोक्ति तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्या है, सपने किसी ने बनाया, कोई कहीं का विधायक हो पहाड़ का, सबका घर हल्द्वानी है, अच्छी बात है, आप बना लीजिए। बट भाई साहब, नीतियां आप अगर बना रहे हैं तो दुरूह जगह से आप सुचारू मतलब जहां पर आपको कमोबेश सुविधाएं हैं वहां इसलिए आते हैं ना। अरे हमारे पहाड़ में क्यों नहीं होती वो सुविधाएं हैं? एम्स क्यों बनेगा भाई? किच्छा, मैं किच्छा वालों के खिलाफ थोड़ी हूं भाई। भाई किच्छा किच्छा और आपने क्या नाम है, आपने ऋषिकेश बनाना खूब बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप पहाड़ में एम्स क्यों नहीं आपने बनाया? क्यों नहीं बना सकते आप पहाड़ में एम्स? आप सोचिए ना, मैं कल एक शादी में गया था जयंती में, वहां ऐसा नहीं कि वहां काम खूब हुआ, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो कह रहे देखियो नियरेस्ट हमारे पास जो या तो अल्मोड़ा है और या हल्द्वानी है, 60 किलोमीटर है, हॉस्पिटल हल्द्वानी है, बड़ा हॉस्पिटल आपका हल्द्वानी दिखता है, उसके बाद फिर हमारे लिए वही दिल्ली है। तो मैं ये कहता हूं कि हम क्यों नहीं 25 साल में एम्स को चढ़ा पाए पहाड़ों में भाई? शिक्षा का क्यों नहीं दे पाए हम लोग वहां? यहीं पर जो मेरा कटाक्ष है, यही उन 25 साल का जो मेरा कटाक्ष है यहीं पर है। अच्छा, जैसा कि अभी हमारी बात चल रही है कि कारण तलाशने की, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के तत्काल बाद जो राज्य आंदोलनकारियों का अलग अलग समूहों में विभाजन हुआ कि कोई 25,000 पेंशन वाला राज्य आंदोलनकारी है, कोई 5,000 पेंशन वाला राज्य आंदोलनकारी है, कोई मृतक आश्रित राज्य आंदोलनकारी है, तो जो सरकारी, क्योंकि ये सरकार द्वारा बांटा गया, कोई 3,000 पेंशन वाला राज्य आंदोलन, जो आपने कई समूहों में राज्य आंदोलनकारियों का बंटवारा किया और किसी को आपने नौकरी दी, तो क्या ये जो साजिश हुई, ये साजिश राज्य आंदोलन से जुड़े नेतृत्व को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़े इसने मारक समूह का काम नहीं किया? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता? जो हम ये कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य बनने के उपरांत हमारा प्रदेश या हमारा हल्द्वानी नेतृत्व विहीन हो गया, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व आया जो सिर्फ नेता थे, छात्र राजनीति के लोग उस राजनीति में, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण आपको नहीं लगता? देखिए, मैं आपको राज्य आंदोलन की जो बात या उससे जुड़े हुए लोगों की बात को अगर मैं करूँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा साफ सुथरा सा एक बात है, बिल्कुल साफ जी,
दर्द उसी को होगा घर जिसने अपना घर को प्लास्टर सीमेंट रेता बजरी से बनाया होगा। दर्द उसी को होगा प्लास्टर उखड़ने का भी, उसी को दर्द होगा। उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति का कोई भी योगदान ना हो, जो समझ ना पाए इस राज्य को, उस व्यक्ति से आप उम्मीद कर सकते हो कि मेरे घर का प्लास्टर उखड़ रहा है और दर्द उसे होगा? वही नौकरशाह हैं। बिल्कुल। सब इस बाहर से आकर के स्टेट के अंदर कर रहे हैं, अधिकांश सबकी बात नहीं कहता, कुछ लोग बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग जो आज भी इस राज्य से भौतिक रूप से खाली जुड़े हैं, दिमागी रूप से नहीं जुड़े, उनकी नीतियां इस तरह से बनती हैं कि देहरादून और हल्द्वानी ही है उनके लिए सबसे बड़े। बस यही जो है, वो कभी पहाड़ पर नहीं चढ़े, है ना। मैं आज आपको 13 जिले की बात बता रहा हूं। 13 जिलों में, मेरे ख्याल से 13 के 13 जिलों में हमारे यहां कप्तान और हमारे यहां जो डीएम है ना, जो प्रमुख दो बहुत बड़ी शख्सियत होती हैं जिले के एडमिनिस्ट्रेशन की, आप उन जिलों में आपके इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, अधिकांश आपको वो लोग मिलेंगे जो उनका कनेक्शन ही नहीं इस राज्य से, जो जानते भी नहीं है कि अल्मोड़ा में जो है चौहान पाठा कहां पर है, वो नहीं जानते। कि नीति माणा कहां पर है, वो नहीं जानते। क्या नाम कहते हैं, नेपाल की सीमा कौन सी जगह से पिथौरागढ़। लेकिन अब तो एक नया ट्रेंड चला है कि डीएम लोग धान रोप रहे हैं, खेत में हल जोतने में लगे। नहीं, देखिए वो पहाड़ को जानने की कोशिश हो सकती है। मैं उसका व्यक्तिगत टिप्पणियां तो नहीं करता हूं किसी पर, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना इतना जरूर है, ये तो मैं जरूर मानूंगा कि इनका कोई भी मतलब, क्या बोलूं मैं, तमाशा बना दिया। मतलब आप एक राज्य की राजधानी ढंग से नहीं बना पाए भाई साहब 25 साल में, तो वो उन अधिकारियों का माइंडसेट देखता हूं मैं, है ना। उनका क्या माइंडसेट होगा उनका? आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मोटा कमा रहे हैं, बच्चे स्कूल देहरादून के अंदर बढ़िया बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं, समझे ना। और उसके बाद कहां से इतना पैसा आता है, चल दिए। यही उनका, देहरादून से जाना नहीं चाहते। और जिस दिन अधिकारियों को कोई नेता आके चलाना सिखा देगी ना, मुझे यहीं पर करानी है, यहीं विधानसभा लगेगी, है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए आप, है ना, आप गैरसैंण का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, वहीं राजधानी होगी। जिस दिन आप ये स्ट्रांगली कहना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि दर्द, जो पहाड़ का दर्द होता है ना, तब पता चलेगा। ये तो डिमांड नहीं है, डिमांडी लोग नहीं उत्तराखंड के, संतुष्ट लोग हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। सड़कें टूट जाती हैं, महीनों तक भी कोई ज्ञापन देने नहीं जाता। कुछ नेताओं की बात आप छोड़ दीजिए, तो आम का तो कहते हैं यार ठीक है, आज नहीं कल बन जाएगी। इतने संतुष्ट है हमारे यहाँ के लोग। तुमने 4 जिलों को उत्तराखंड बना करके रख दिया। तो आप समझिए ना कि जब आज तक आपको हमारी स्टेट को हमारी राजधानी जो नहीं दे पाई, नौकरशाही हावी है बहुत ज्यादा, जब वो नौकरशाही नहीं दे पाई। अब मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जिनको मैंने अपनी आंख से देखा ना। 2006 में जॉब में आए थे, है? एक आध पीसीएस अफसर का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसको मैंने देखा अपने सामने जॉब में आया। आपको पता है उसका लखनऊ में मॉल है, मॉल में पार्टनर है वो। कुड यू इमेजिन कि मतलब क्या तमाशा बना दिया आपने। और भाई साहब, डर और भय है राज्य के अंदर, डर और भय है बस। आप कहते हो ना, मैं आपको बताऊं, आपने एक बात कही थी, मैं आपको इस बात का प्रश्न मैं जवाब देता हूं, और मैं इसका विरोधी नहीं हूं। आपने खनन की बात बोली थी ना, मैं नहीं हूं खनन का विरोधी भाई, मैं नहीं हूं खनन का विरोधी। मिलना चाहिए, मेरे राज्य का संसाधन है यार, और क्या है मेरे पास, मिलना चाहिए, लेकिन यहीं के बच्चों को मिलना चाहिए। खनन की बात कर रहा हूं, अवैध खनन की नहीं। मैंने भी खनन के विरोध कर, मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल, राजस्व का हमारा स्रोत है खनन, बिल्कुल हमारे यहाँ के बच्चों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए हमारा। और क्या हमारे पास, कोई लोग कहते हैं ना डरते हैं, क्या मतलब होता है यार, हमारे पास वही है, तुम ला करके दे दो। तो एक मैं आपको बता रहा हूं ना, एक देहरादून का एक बहुत भारी पत्रकार है, बहुत बड़े पत्रकार है वो। एक दिन मुझे देहरादून में मिल गया, आज से 7 साल 8 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, है वो क्या नाम कहते हैं, डूंगा हाउस के बगल में दून क्लब है, वहाँ मिल गए, बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी बातें करी उन्होंने। अब मैं बहुत देर तक तो सुनता रहा। अब फिर मैं, क्योंकि भाई जूनियर था, जो लोग हम लोग बैठे उनसे मैं जूनियर था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, कभी गए हो आप पहाड़, गए हो? तो कह रहा नहीं, कह रहा ऐसी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो उसने ऐसा कहा, तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा मिस्टर, वहाँ बैठ करके इतने बड़े बड़े झुमके कुंडल लगा करके और हाथ में जो है करोड़ों लाखों रुपए की घड़ी पहन करके ना, मैंने कहा तुम पहाड़ को नहीं समझ सकते,
हमें मत समझाओ। क्या मैंने कहा बिल्कुल खनन हमारा राइट है, लेना चाहिए, मैं अवैध खनन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ ये हो रहा है, गंगा पूरी नोच डाली। मैंने कहा एक काम करो, मैंने तुम्हारी सारी बिजली रोक देते हैं। जो भी हमारे यहाँ से उत्तराखंड से जो हमारा पावर सेक्टर जा रहा है उधर को, हम सब रोक दे रहे हैं। पहले हमारा होगा फिर तुम्हारे देखेंगे। सारी की सारी फैक्ट्री लेकर के तुम आ जाओगे पहाड़ में अगर हमने ये रोक दिया तो। मेरे पास तो कोई नेतृत्व तो है नहीं यार, मेरे पास तो कलम की ताकत है नहीं पंजी। लेकिन मैं साफ बात बताता हूं, मैं तो साफ कह रहा हूं, जिस दिन ये स्टेट ना बिजली पानी ना जो सब हमारा जो मेन हमारा पास सब कुछ है, जिस दिन हम इनका इस्तेमाल सही तरह से करना शुरू कर देंगे ना, बिलबिला जाएगी दिल्ली। वहां बैठ कर करके बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, अपने यहाँ का तो पर्यावरण रोक नहीं पाए। पहाड़ के बच्चों पर आप जो वो करते, देखो मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अवैध खनन का नहीं, मैं खनन का समर्थक हूं भाई साहब। यहां खिलाफ में लिखते हैं साहब, खनन के खिलाफ में लिखते हैं, आप अवैध खनन के खिलाफ लिखो, समझ में आता है। आपने तो टारगेट बना दिया, हम हमारे बच्चे कहां जाएंगे भाई, ठेकेदारी तुमने उठा के बाहर को दे दी। मैं खनन का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, अवैध खनन की बात नहीं कर रहा हूं, खनन का विरोधी। हमारे यहाँ के संसाधनों में हमारे यहाँ का हक होना चाहिए। हमारे की सड़क बन रही तो उसमें 90% काम हमारे के बच्चों को मिलना चाहिए। टेक्निकल काम कोई नहीं है तो दे दो तुम बाहर वालों को। अब मैं बाकी मैं बात में नहीं जानता, लेकिन आपने स्रोत बना दिया कि साहब नहीं शराब से ही हमको वो मिलना है, तो फिर तुम राज्य को बनाया क्यों तुमने यार। धार्मिक पर्यटन, आप ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हमारे पास है, चौपता इतनी सुंदर जगह है, बद्रीनाथ हमारे पास है, केदारनाथ हमारे पास है, हमारे पास हेमकुंड साहिब हमारे पास है, रीठा साहिब हमारे पास है? क्या नहीं है हमारे पास भाई साहब, उसका इस्तेमाल कहाँ किया हमने। मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, हमारे पास हिंदुस्तान में शायद इक्का दुक्का ही है सूर्य मंदिर। कोसी कटारमल में का जो सूर्य मंदिर है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर सा पर्यटक स्थल बन सकता है। एक छोटा चौपता एक जगह, इतनी खूबसूरत जगह है ना। हमारे बुंग्याल्स कश्मीर को मात कर देंगे। वेदिनी बुंग्याल तो मैं हो क्या आया हूं, मैं तो ट्रैक करता था, ट्रैकिंग में गया था कभी वेदिनी से भी ऊपर। तो वहां मैं देखता हूं न जाने कितने पहलगाम, जो सुंदर जगह है ना कश्मीर की, कितने पहलगाम है, कितने गुलमर्ग हैं। आपने डेवलप करने की कोशिश की, लोहाजंग से ऊपर पड़ता हुआ वेदिनी बुंग्याल देख के आइए। पहलगाम भूल जाएंगे आप, गुलमर्ग भूल जाएंगे आप, लेकिन उसे डेवलप किसने किया। हमारे यहाँ पर जो रंग समाज इतने बड़े हमारे पास जो बुंग्याल्स हैं, बुंग्याल जी तो है भाई, बिल्कुल। गुलमर्ग सोनमर्ग ये सब क्या बुंग्याल्स तो हैं, बुंग्याल तो वैसे ही हमारे पास है। बट उसको डेवलप करने की कोशिश की किसी ने नहीं की। वहां तक सोच नहीं की तुम्हारी, क्योंकि देहरादून के अंदर बैठे हुए जो नौकरशाह हैं उनको बिल्कुल इस बात का मतलब ही नहीं। उनको तो बस देहरादून दिखता है, सारा विकास वहीं दिखता है। सारा विकास, ये उत्तराखंड का विकास होना हो, भाड़ में जाए, अपना विकास पहले हो जाए। तो जहां ये परिस्थितियां जन्म ले रही हैं और उनके ऊपर बैठा हुआ जो अधिकारी है, उनके ऊपर बैठा हुआ जो नेता है, वो नेता अपनी पावर को नहीं समझ रहा, तब ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। पावर को समझ नहीं रहा है, उसकी जानकारियां कम है, या अब देखिए या प्रतिबद्धताएं बदली हुई हैं। नहीं, देखिए प्रतिबद्धताएं नहीं बदली हुई हैं। मैं इस बात पे जाना नहीं चाहता। तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस नेता भी हैं, ऐसा नहीं है। अब समर्थ नेता हैं आइदर पार्टीज़ में, वो ऐसा नहीं, समर्थ नेता भी हैं। बट अब उस समर्थ नेता को अपनी समर्थ का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकारियों ने इस स्टेट को भगवान कसम लूट के तमाशा बना दिया इस स्टेट का, समझे ना। हर छोटी छोटी बातों में नोटिस भेजना है ना, अपना काम तो करेंगे नहीं। हल्द्वानी में नोटिस भेज रखे तमाम सबके घरों में, इनसे कोई पूछे कि तुमने रोडवेज स्टेशन क्यों नहीं आज तक हटा पाए तुम यहाँ से। सबसे बड़ा जो है अड्डा है वो हमारे यहाँ जाम का, वो तो तुम हटा नहीं पाए। अपनी कर्म का, अपनी पहले कार्यशैली को देखो ना, उसके बाद तुम नोटिस पूरा हल्द्वानी तोड़ दोगे। नजूल नीति का तुम निर्धारण नहीं कर पाए पंजी, नजूल नीति का तुम आज तक निर्धारण नहीं कर पाए। दमनडुआ का तुम निर्धारण नहीं कर पाए है, सरकार बिंदु खत्ता का निर्धारण तुम नहीं कर पाए। अरे ऐसे तो तुम 75% हल्द्वानी जो है तोड़ दोगे। तुमने कहा मेरे मन को आया, मैंने कुत्ता खाया वाला बात है। अरे क्या तरीका है यार। आप मतलब आप सीमित चीजें अगर हमारे पास है तो आप पहले अपने गिरबान पर झांको कि आपने कितनी मेहनत की। हमारे राजनीतिक नेता, रोडवे बस अड्डा कब का चले जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया भाई। क्या सरकार का अधिकारी जवाबदेह नहीं है उसके लिए। हम भी भेजते तुम्हें एक नोटिस पब्लिक की तरफ से कि तुम बस अड्डा क्यों नहीं हटा रहे हो। मतलब
सैद्धांतिक रूप से ना ये चीजें तब अच्छी लगती हैं जब खुद के कर्म अच्छे हों। ठीक है, बताइए। अच्छा, अभी जैसा आपने परिसंपत्तियों की बात की, उत्तराखंड के बिजली या पानी की बात की, आपने भी देखा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री की आवाज़ के साथ एक आवाज़ मिली कि हमने पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोकने की एक बहुत बड़ा सुर मिला। लेकिन उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड पे आता हूँ, उत्तराखंड राज्य बने 25 साल हो गए हैं और हम उत्तराखंड से बहकर उत्तर प्रदेश जाने वाली जो नहरें हैं, आपको शायद जानकारी है या नहीं है, उन नहरों पर भी पूरा स्वामित्व आज उत्तर प्रदेश का है। तो है ही यार, आप प्रदेश आपका है। रोज जाते हैं देहरादून को भाई साहब, रोज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग लिखा रहता है, वो जो बहुत बढ़िया सा झूला पुल है जो बना हुआ हरिद्वार में। बिल्कुल। ये देखो तो आज जब हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, जो कि जबकि इन 25 वर्षों में अगर आप सरकारों को देखें तो उत्तर प्रदेश, केंद्र और उत्तराखंड लगभग समान विचारधारा है कि सरकारें रही हैं। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो उसके विचारधारा से या उससे कोलिब्रेटेड सरकार ही उत्तर प्रदेश में रही। अगर भाजपा की सरकार रही तो भाजपा से कोलिब्रेटेड सरकार उत्तर प्रदेश में रही और उत्तराखंड में रही। आप अगर राजनीतिक परिदृश्य 25 साल, तो क्या वजह रही? इसके लिए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां दोषी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां का आप माने दोषी या नहीं, मैं तो उस नेतृत्व को दोषी मानता हूं जिसने आपको चुना है। अगर राष्ट्रीय पार्टी में दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति अगर उसे वस्तुतः की जानकारी नहीं है, उसे जनभावना की जानकारी नहीं है, तो यह आपका कर्तव्य बनता है, जिसकी भी सरकार हो, जाके अपने नेतृत्व को समझाए कि ऐसा नहीं, ऐसा सच्चाई है, हमको हमारी चीज़ें चाहिए। मैंने फिर आपको बताया, नारायण दत्त तिवारी वो शख्सियत थे। 5 साल में जिस व्यक्ति ने जो है, पता है आपको, हमारे जिले में हमारे कार्यालय तक डीएम के बैठने के लिए ढंग से नहीं थे, पता है आपको, हमारे ऑफिसेस तक ढंग से नहीं थे। रुद्रपुर तो मेरे आंख के सामने कस्बा हुआ करता था, आज रुद्रपुर जो है 5 स्टार होटल है वहाँ, हल्द्वानी से ज़्यादा डेवलप माना जाता है वो। लेकिन उसमें आपके नारायण दत्त तिवारी जी ने पंतनगर विश्वविद्यालय तो खत्म कर दिया। ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मैं आपको, जो कि एशिया में अपने आप में एग्रीकल्चर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। नहीं, मैं तो आपकी इस बात से 0% भी मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। वजह देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति को आप टारगेट कर रहे हैं जिस व्यक्ति के पास नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। नहीं टारगेट, आइए, मैं तो आपकी बात मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं टारगेट नहीं। अरे नहीं, आपका हक है, ये आपका हक है, और यही स्वतंत्र पत्रकारिता है कि आप अपनी बात कहें। मेरी बात मैं आपको बताऊं, जो करता है ना, उंगलियां सबसे ज़्यादा उसी पे उठती हैं। जिस व्यक्ति ने अपने 5 साल के, मैंने तो अब सबका डिफरेंस देख लिया ना, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी देख लिया, सारी सरकारें और सब मुख्यमंत्री देख लिए ना, तो भैया जो मैंने अपनी आंख से देखा उस आदमी ने किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक वो तय करके चले गया। आज थोड़ा बहुत जो राजस्व स्वयं का जो आ रहा है ना उत्तराखंड का, वो भी उसी की देन है। आप कहते हो कहाँ, देखिए ये सब बातें बेकार है कि साहब जो जितनी भूमि आप उसके पास थी, अगर उन्होंने अधिग्रहित करी तो अपने घर के लिए, अपने परिवार के बड़े बड़े होटल नहीं बना दिए तिवारी साहब ने। इन्हीं बच्चों को दे करके गए, इसी उत्तराखंड के बच्चे लगे हुए हैं वहाँ पर सिटकुल में, है ना, लोगों की गाड़ियाँ लगी, लोगों का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष देखिए, जहाँ शहरीकरण होगा वहाँ कुछ ना कुछ विसंगतियाँ होती ही होती हैं। दिस इज ट्रुथ। सड़क बनेगी तो पेड़ को कटना ही कटना है। आपकी भावना मूल ये नहीं होनी चाहिए कि आपने उठा करके जमीन बेच करके अपनी जेब में तो डाल नहीं दी तिवारी साहब ने। भैया वो सिटकुली लगा के देखे क्या? तो उन व्यक्ति के लिए तो अगर कोई कुछ कहता है तो मुझे यह लगता है कि यार हम उनके आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। जमीन बिकने पर ही मैं आता हूँ, मैं जमीन की बिक्री से ही शुरू करता हूँ आपकी बात पर कि क्योंकि आप नारायण दत्त तिवारी जी के प्रशंसक हैं, मैं भी बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से मैं भी हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि जनता भी कुछ सुनना चाहती है, अगर मैं और आप दोनों तिवारी जी के गुणगान करने लगेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मैंने तो हम पुराने इतिहास में जाते हैं। 80 के दशक में लाल कुआं में पेपर मिल लगी, ठीक,
लाल कुआं पेपर मिल ने स्थानीय लोगों को बहुत रोजगार दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। HMT भी लगी, HMT भी लगी। HMT की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि HMT सरकारी उपक्रम था। तो लाल कुआं पेपर मिल लगी, बिड़ला जी ने लाल कुआं पेपर मिल लगाई। और शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है कि पूरी फॉरेस्ट की भूमि थी, वन भूमि में। हाँ ठीक, लगी। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उनको वो वन भूमि दी गई। हाँ और आज शायद आपकी जानकारी में है या नहीं है, लाल कुआं पेपर मिल बिक गई। तो क्या एक वन भूमि की संपत्ति, देखिए बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, जो कि उत्तराखंड की स्थानीय जनता की संपत्ति थी, वो बिक चुकी है, एक लाला से दूसरे लाला को स्थानांतरित हो गई है, और आप सब चुपचाप बैठे उसे देख रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति जिसके पास अपना स्वामित्व है किसी चीज का, पर्सनल व्यक्ति है, सरकारी संपत्ति तो है नहीं, अगर वो उसका एक तो दूसरे को बेचता है तो इसमें तो मैं और आप क्या कर सकते हैं। एक मिनट है। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न ज़्यादा सूट करता है सरकार में बैठे हुए व्यक्तियों से, उनसे पूछना चाहिए। वहाँ की जो पब्लिक जो उसके अंदर काम कर रही जॉब, उसको पूछना चाहिए। अगर कहीं पर जॉब प्रभावित हो रहे हैं उससे, हमारे यहाँ के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, तब तो हम जरूर किसी, हमको कोई अगर नहीं, आप भी तो जनता के प्रतिनिधि हो। नहीं, बिल्कुल, मैं इसीलिए बोल रहा और हूँ वो कि वहाँ मांगे। संपत्तियां, नहीं, आप एक चीज देखिए ना कि लाल कुआं में वन भूमि है, ठीक, बिंदु खत्ता भी वन भूमि है। बिंदु खत्ता की वन भूमि जो उसमें कब्जेदार हैं, वास्तविक कब्जेदार हैं, हाँ। उन कब्जेदारों के नाम पर ट्रांसफर होने में हाँ। बहुत सी आपने विसंगतियां बहुत जबरदस्ती चिपका रखी, आपत्तियां आपने लगाई हैं। हाँ। एक नगरपालिका बना हुआ जनता की वजह से ही, जन आंदोलन की वजह से ही कैंसिल हुआ, वो जो नगरपालिका क्षेत्र बन गया था। लेकिन एक वही सरकारी संपत्ति एक लाला को दे दी गई, और वो लाला क्या, देखिए ये लीज की बड़ी प्रारंभिक शर्तें हैं कि क्या लीज की भूमि को किसी दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है। अब मैं आपको एक और अगर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अगर नहीं किया जा सकता तो आप क्या कर रहे हैं। शॉर्टकट में बात बताता हूँ। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, तो ये प्रश्न मेरे लिए को तो चलता ही नहीं है। नहीं, आप अगर मुझसे प्रश्न पूछते हैं ना, नहीं सुनिए, आप अगर मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आपको मेरे से प्रश्न पता है क्या पूछना चाहिए, और यही प्रश्न जा करके मेरा जो प्रश्न है वो आप सरकार से ही पूछिए कि क्यों कर हमारे यहाँ जब इतना बड़ा बच्चा बेरोजगार है, तो क्यों कर हम जो है बाहर के लोगों को आमंत्रित करके सारे काम उनको पकड़ा देते हैं। क्यों हजारों हजार करोड़ रुपए के काम हमने बाहर वालों को पकड़ा दिए, क्यों? ऐसा कौन से सुरखाव के पर लगे उन पर जो काम वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ये नीतियां हैं, इन नीतियों को बनना चाहिए। वो फैक्ट्री हस्तांतरित हुई, ये हस्तांतरित हुई, ये सरकार का विषय है। हालांकि ये प्राइवेट फैक्ट्री है, गवर्नमेंट का उपक्रम तो है नहीं। मैं उस पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं वहां पर मुझे उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, तो उसको कई प्रश्नों का जवाब मैं देना भी नहीं चाहता। वो मेरी जो रीच है उस वहाँ तक अभी नहीं पहुँची। आपने बात करी है, कभी हमसे कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर हमारे लोगों का हित प्रभावित होगा तो हम तो जरूर बिल्कुल जाएंगे, हमेशा हर किसी के साथ खड़े रहते हैं, आज भी खड़े रहते हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए सरकार से कि क्यों कर जो है हजारों करोड़ रुपए के काम आपने बाहर वाले लोगों को दे दिए, सीधे सीधे हित प्रभावित हो रहा है हम लोग। बिल्कुल हो रहा है ना, ये प्रश्न पूछना चाहिए, और ये इसकी इसका एक सार होना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी। अगर आपको कोई कंक्लूजन पर अगर हम नहीं पहुंचते और इसी तरीके से हमारी सब नीतियां चलती रहती हैं तो हम फिर राज्य बनने का औचित्य कुछ नहीं होता। यही शुरुआत में कहा था, यही मैं अब भी कह रहा हूँ जी। उत्तराखंड में राज्य निर्माण के उपरांत जो पहाड़ की वर्तमान स्थितियां हैं, देखिए पलायन पहले भी था, हमारे और आपके पिताजी और दादाजी पलायित होकर ही मैदानी क्षेत्रों में आए। पलायन आज भी है, लेकिन पलायन का स्वरूप बदल गया है। मैं आप ही की बात पा रहा हूँ, लेकिन पलायन का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। पहाड़ खाली हो गए हैं, जंगली जानवरों का कब्जा है। ठीक, आप मान रहे हैं ना। आपके यहाँ देखिए, हमारे फादर अगर किसी सरकारी विभाग सारा में कहीं किसी या आपके पिताजी, आपकी बात को काटते हुए आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। अगेन ये प्रश्न हाँ। सरकार से पूछा जाना चाहिए, आपकी नॉलेज में डाल दे रहा हूँ मैं। हाँ। आप जानते हैं वन विभाग की जो भूमिका है इस पलायन को करवाने में वो बहुत बड़ी है, जानते हैं? पहाड़ों विशेष तौर पर 63 या 65% जमीन थी उत्तराखंड जब बना था राज्य में, ये वन भूमि जी, पहाड़ों में वही वन भूमि 90% हो गई है। पता है आपको? नहीं पता होगा, आपको बता दे रहा हूँ।
बंदा वहाँ से यहाँ आया, जब वो यहाँ वापस वहाँ गया तो पता चला यार ये तो वन विभाग ने अधिग्रहित कर ली, ये तो वन विभाग ने अधिग्रहित कर ली। तो लिहाजा वो कहता है यार भाड़ में जाए, वन विभाग ने अधिग्रहित कर ली। ये वन विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जरूरत से ज्यादा वन विभाग अपने आप को तवज्जो देता है, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा हो गया, और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर बोलता नहीं। मैं आपको ऑथेंटिक आपके कैमरे में बोल रहा हूं। और उस व्यक्ति से मैंने ये बात पूछी जो व्यक्ति ये वन अधिकार कानून को लेकर करके बैठा था धरने पर, जिन व्यक्ति ने मुझे अभी कुछ दिन पहले बुलाया था, मैंने उनसे पूरी बात पता करी, तो ये उनके आंकड़े हैं। और मैं शॉक्ड हो गया, कह रहा वन विभाग हमारी भूमि खा रहा है। मैं शॉक्ड हो गया। तो कहने का मतलब है कि पलायन, अच्छा दूसरा पलायन की बात करी तो क्या भैया अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छा हॉस्पिटल, ये पाने का हक सिर्फ दिल्ली वालों को ही है या हल्द्वानी वाला और देहरादून वालों को ही है? अरे पहाड़ में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी है भाई साहब। जब हमारी सरकारों ने जब उनके लिए उपलब्ध नहीं करा रखा, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, उनके चिकित्सा सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो वो तो पलायन करेगा, वो तो आएगा ही आएगा। तुम खूब बनाओ ऋषिकेश में हॉस्पिटल, तुम एम्स पहाड़ वहां नहीं बना पाए। मेरा कहने का मतलब है जब आपने इम्बैलेंसेस खुद सरकार की तरफ से, तो सरकार को ये पलायन का ढोल नहीं पीटना चाहिए। खुद पहले अपनी गिरबान में झांके तुमने करा क्या है? अल्मोड़ा इतना बड़ा, कत्यूरी राजाओं के जमाने से अल्मोड़ा इतना बड़ा शहर एक रहा है, उसके अगल बगल में हॉस्पिटल की हालत देखिए, ढंग से डॉक्टर नहीं है वहां। ऐतिहासिक पुराना, सैकड़ों साल पुराना शहर है, ऐतिहासिक। आप समझिए ना। तो जहां की स्थिति ऐसी है वहां पर आप किससे उम्मीद कर रहे हो भाई साहब, और क्यों उम्मीद कर रहे हो? वहां आप ये उम्मीद कर रहे हो कि पलायन रुक जाएगा तुम्हारे कहने से? गोष्ठियों से पलायन रुकेंगे क्या? आपकी नीतियों से पलायन रुकेंगे? सरकार की नीतियों से पलायन रुकेगा? नहीं। अगर सरकार की नीति है तो सरकार दोषी है। मैं और आप एक दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने पूछा, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। ट्रुथ तो बिहाइंड उसके जो है वो हमारे जो नौकरशाह हैं, अगेन उन पर आता हूं मैं, उन लोगों ने ऐसी नीतियां बनाई नहीं कि यहीं पर ये पहली प्रायोरिटी हमारे जो है हिल्स को दी, नहीं तो पलायन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी काम वन विभाग कर रहा है। जैसे ही बंदा नीचे आया वैसे घेर ली उसकी जमीन, साहब ये तो वन भूमि में आती है। अब वो बेचारा लगा रहा है चक्कर, कभी एसडीएम के, कभी पटवारी के, कभी तहसीलदार के। उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई, छोड़ दिया उसने। तो लास्ट में कहा यार ले तू ही ले ले, वन विभाग ही रखे, वन विभाग ही ले ले, और अब दिखवा लेना इस बात को, मेरी बात गलत होगी तो। नहीं ये सत्य है, मैं इससे हूँ। This is लेकिन truth. मैं इन तमाम मुद्दों को जो आपके सामने ला रहा हूँ, या आपसे जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, एक तो आप चुनाव लड़ चुके हैं एक राजनीतिक दल से जो विपक्ष में है, ठीक, वर्तमान में जो विपक्ष है, और जिसकी कहीं ना कहीं सत्ता की दावेदारी है, और आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे या आप इस चीज़ को देखते होंगे कि सरकार में मीडिया के माध्यम से या अन्य कई माध्यमों से या जन आंदोलनों के माध्यम से कई तरीके की खामियां बाहर आने के बावजूद भी आपका विपक्ष, अभी जिनका आपने नाम लिया था, अध्यक्ष जी के 3 साल के कार्यकाल पूरे हुए, क्या इन 3 सालों में विपक्ष के रूप में क्या विपक्ष की सक्रिय भूमिका आप निभा पाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। या आप सिर्फ यह समझते हैं कि जब जनता बीजेपी से थक जाएगी तब हमें वोट देगी? बहुत सही बात कही है। मैं इन सब चीजों को इसीलिए आपको जिसे कहना चाहिए ना कि एक उकसाने वाली बात, बहुत अच्छी बात। तो उकसाने वाली बात सिर्फ इसलिए मैं आपकी सारी बात से एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, इस बात से एक्सेप्ट करता हूँ कि हमको और विजिलेंट बनना पड़ेगा, हमको और बनना पड़ेगा। हम देखिए, एक अखरोट को बार बार हम क्रैक करने के लिए तोड़ते हैं ना, एक दिन क्रैक होता ही है। बिल्कुल। जितनी खामियां इस सरकारों में हो चुकी हैं, जो हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, उसको हमको और प्रभावी तरह से उठाने की ज़रूरत है। और आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा एक ये कोई पर्सनल, मेरा खुद अपना चुनाव का एजेंडा नहीं। मेरे चुनाव में मेरे सम्मानित प्रतिनिधि जो भी, जिनको कि जीता हुआ घोषित करा गया, वो अगर आप सही तरीके से जो देखेंगे तो कैसे जीता हुआ घोषित कर दिया गया, वो प्रश्न अगर हम बहुत तरीके से जो है सदन में उठाते कि ये इतना गलत चुनाव, ये वोटों की चोरी हुई है, उसको हम सदन पे रखते, जो रखने में हम विफल रहे,
जो रखने में हम विफल रहे, तो हम शायद मेरे ख्याल से जनता को संदेश देने में सफल रहे थे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये फेक हो रहे हैं। आप तो वोटों की चोरी के, आप तो पासवान का मुद्दा नहीं रख पाए, आपने पासवान को चुनाव लड़ा दिया बीच बीच रिजर्वेशन सीट में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जबकि उत्तराखंड में कहाँ पासवान होते हैं, नहीं, आज तक कोई इस चीज को हमारे संदर्भित नहीं करता। देखिए ऐसा है ना, क्या बोलते हैं यार, एक शब्द है, मुझे याद सा नहीं आ रहा, लेकिन बस नाज बहुत है सरकारों पर, मतलब बहुत नाज है। जो सत्ता में बैठ रहा है वो सोच रहा है मैं जो चाहे वो कर दूंगा, सब मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये परिस्थिति दरअसल वहीं की ओर जा रही है। नहीं, उसके पीछे देखिए जो वजह है कि हमारी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। नहीं ललित जी, उसके पीछे जो वजह है कि आप पिछले 25 वर्षों में देखिए, पंडित नारायण तिवारी से, बल्कि मैं नित्यानंद स्वामी से शुरू करता हूँ, नित्यानंद स्वामी से लेके वर्तमान तक हमारे यहाँ 11 मुख्यमंत्री हो गए। इन 11 मुख्यमंत्री में से मुझे आप एक भी नाम ऐसा बता दीजिए जिस जनता ने चुना हो। ये सारे मुख्यमंत्री आपके दिल्ली से चुन के आए। जब मुख्यमंत्री आपका दिल्ली से चुन के आएगा तो किसका काम करेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं कोई बहुत बड़ा इस पर जो है कोई जवाब मेरे पास है नहीं जो मैं दूं आपको, क्योंकि ये देखो नीति निर्धारण जो है वो तो सारी पार्टियों का दिल्ली से ही होता है, तो उस पर तो मैं जवाब, हाँ इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि आप दिल्ली कोई की भी चुन के आए। आप दिल्ली से बात करते हैं, आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली के, मेरी बात को आप दिल्ली, मैं आपकी बात पे आता हूँ। आप दिल्ली के नजरिए से देखते हैं, आपके प्रदेश में सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, ठीक? विधानसभा में 345 सांसद हैं, तो 345 सांसदों में आपके 5 सांसदों का कितना प्रतिशत बैठता है? देखिए, दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने के लिए आपकी 5 सीटें कितनी महत्वपूर्ण है। नहीं देखिए ना, इस पर मैं, अगर उसकी जगह आप एक क्षेत्रीय दल होते या उत्तराखंड, फिर उसी बात पर आ रहा हूं जो मैंने पहले कहा कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने 2000 में एक बड़ा कदम उठाते हुए कोई राजनीतिक फैसला लिया ऐसा होता। नहीं है। देखिए क्षेत्रीय दल होते तो ऐसा तो है नहीं, क्षेत्रीय दल को किसी ने रोका है? क्षेत्रीय दलों ने अपनी आपने रोका है? नहीं, आपने और मैंने रोका है जो हम क्षेत्रीय दलों ने नहीं, क्षेत्रीय दलों ने अपनी भूमिका बहुत सीमित कर ली। देखो आप यू कांट, मतलब आप राजनीति इतनी क्रूर चीज है ना, इतनी क्रूर कि मुझे आज 35 वर्ष राजनीति, 32 से 35 वर्ष राजनीति करते हुए हो गए ना। मैं बहुत परिस्थितियों में कई जगह पर बहुत ज्यादा मैं परेशान रहा, लेकिन अगर आज शायद मेरे पास जो भी धन की बात कर रहा हूं, अगर वो मैंने थोड़ा बहुत अर्जित नहीं करा होता तो मैं शायद इस जो वर्तमान की राजनीति से मैं गायब होता। एक, मैंने अगर मुद्दों पर अपने आप को खड़ा नहीं करा होता तो मैं जनता की नज़रों से गायब होता। 2, मैंने अगर जनता के साथ कदम ताल मिला करके अपनी बात डिलीवर नहीं करी होती जनता के सामने, तो भी मैं जनता के परिदृश्य से गायब था। मैं ये कहता हूं कि कोई आपको हाथ से उंगली पकड़ करके कहीं बिठाने नहीं आता। आपको अपने संघर्ष स्वयं करने पड़ेंगे। राष्ट्र केंद्रीय दल अपनी जगह पर हैं, राज्य के जो अपने दल थे वो अपनी जगह पर है। उन्होंने जो मुद्दे जिस तरीके से उठाने चाहिए थे वो भी कहीं ना कहीं लैक करे। ऐसा नहीं है आप दोष सिर्फ उनके हमने उठने नहीं दिया, उसने उठने, ये सब बातें बेकार है। स्वयं की गिरबान पे भी झांक करके देखना चाहिए भाई। आपको अगर आपके पास, आप कहते हो हमारे पास पैसा नहीं, धन की कमी है, ये आपका इश्यू है। मैं ललित जी वो नहीं कह रहा हूँ। और वैसे तो देखिए मैं इस बात में तो मेरे को जो चीज कहनी थी वो मैं कह चुका। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। न मैं क्षेत्रीय दलों का पैरोकार हूँ, मैं एक नहीं पैरोकार में मैं जो कह रहा हूँ, बन सकते क्यों नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आप उसे शायद बात भूमिका को नहीं समझ पा रहे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से कारण रहे, ठीक? जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड का राज्य आंदोलन, इसे हम अंतिम दौर पर ले जा रहे हैं कि उत्तराखंड का राज्य आंदोलन हल्द्वानी एमपी पीजी कॉलेज से निकला। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। एक छात्र नेताओं की, छात्रों की नहीं, छात्र नेताओं की एक बड़ी जमात थी जो उस आंदोलन में थे। उसमें एबीवीपी से जुड़े विचारधारा के लोग भी शामिल थे, उसमें कांग्रेसी विचारधारा के लोग भी शामिल थे, और उसमें वामपंथी विचारधारा के लोग भी शामिल थे। लेकिन ऐसी कौन सी वजह रही
कि राज्य बनने के बाद जब उस नेतृत्व को और पूरे पहाड़ के उस नेतृत्व को, अगर आप पूरे उत्तराखंड के परिदृश्य में देखिए, आप 90 के दशक के छात्र नेताओं की एक लिस्ट बनाइए तो आपको मुश्किल से 2 या 3 लोग सफल दिखते हैं जो तो मैंने आपको शुरुआत में जो छात्र संघों से आए हैं निकल के पहुंचे हैं। तो ऐसे कौन से कारणों की जानना था, ऐसे कौन से कारण थे कि हम जो है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की राजनीति में चले गए, लेकिन हमने एक सामूहिक क्षेत्रीय ताकत बनने के बारे में नहीं सोचा। देखिए ना, मैं ना आपको ना ये इस बात का जवाब शुरुआत में दे चुका हूँ कि शायद उम्र और अक्ल की भेंट नहीं हुई इसीलिए मैं यहाँ हूँ, इसीलिए कोई हम में से बहुत कम लोग सदन में पहुँचे, सदन के पटल पर पहुँचे। हम लोग यानी कि वो लोग जिनको दर्द था इस उत्तराखंड का, बहुत कम लोग पहुँचे। एंड दिस इज़ अ ट्रूथ जो सालता मुझे ज़िंदगी भर रहेगा कि हम लोगों ने शायद उस समय हमारी अक्ल और उसमें हम लोग सब संगठित हो गए होते तो आज ये परिस्थितियाँ नहीं होती। डोमिनेशन हमारा अपनी अपनी पार्टीज़ में होता। हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए उत्तराखंड के पक्ष में, यहाँ के जन भावनाओं के पक्ष में अपनी बात मनवाने में जितना एक छात्र नेता सफल हो सकता है उतना एक साधारण नेता नहीं हो सकता। जो तो उस समय के छात्र नेता थे वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों से उत्तराखंड आंदोलन को उन्होंने जिया, देखा, उसके साथ रहे, अपनी भूमिका उन लोगों की थी। वो लोग इस दर्द को अच्छी तरह समझ सकते थे। ये बात है। मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था। नहीं सर, तो हम देखो सच्ची बोलते हैं मैं कि यही जो वास्तविकता थी वो ये वास्तविकता है। अच्छा, अब इसको कंक्लूजन की ओर हम ले जाते हैं कि देखिए, मुझे लगता है कि जो उस दौर के छात्र नेता थे उनका समय अब लगभग समाप्त हो चुका है। जो कहीं राजनीति में स्टेब्लिश हैं वो पार्टियों से इतने बच चुके हैं कि वो पार्टी की विप से बाहर नहीं आ सकते, और जो किन्हीं कारणों से डेड हो गए हैं तो वो अब उभरने की स्थिति में नहीं, क्योंकि आर्थिक कारण बहुत से हैं। तो लेकिन इन 25 वर्षों बाद, क्योंकि रजत जयंती वर्ष है, आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाली नई पीढ़ी से? देखिए, समय तो कभी खत्म नहीं होता राजनीति में। हाँ, कभी इस राजनीति में समय खत्म नहीं होता। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो मैंने अपनी आंख से देखी। मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। मैं उत्तराखंड के भी उदाहरणों को मैं दे सकता हूँ आपको कि कोई व्यक्ति कहीं नहीं था, कहाँ से कहाँ उधर करके आया और स्टेट के प्रमुख पदों पर बैठे हैं। बिल्कुल। तो राजनीति कब किसका सितारा कहाँ बुलंद हो जाए पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी पार्टियों में विपक्ष से बधे हुए हैं हम, और कुछ चीज़ें जो हम चाहते हैं कि ये होनी चाहिए, हम बोल सकते हैं इन बातों को, वो हम कहीं ना कहीं नैतिकतावश उसके लिए चुप हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर मेरे पूरे सारे चीज़ों को देखेंगे, समअप का अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ, मैं अभी भी कई चीज़ों को पर बोल देता हूँ, शायद जिसमें कहीं पर हमारे यहाँ के अपने लोग असहज हो जाते होंगे, लेकिन मैं बोल देता हूँ। अगर उत्तराखंड के हित की बात होगी तो मैं बोल देता हूँ, और आगे भी बोलता रहूँगा, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। एक लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हुई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू।